4, 3, 2, 1. आजादी से भारत ने अंतरिक्ष का सफर शानदार तरीके से तय किया है। साइकिल से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष यात्रा मंगल और चांद तक कैसे पहुंच गई। आज भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो हमारी स्थिति इतनी दयनीय थी कि हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था। अंतरिक्ष की कल्पना करना हमारे लिए बहुत दूर की बात थी, लेकिन हम लोगों ने साहस और चुनौतियों को स्वीकार किया, आगे बढ़ते रहे। आपको बता दूं, साल 1962 में जब ने पहली बार अंतरिक्ष में सफर करने का फैसला किया, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोस पर इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च की स्थापना की। आगे चलकर इसने इसरो का रूप धारण कर लिया। वर्तमान में इसरो दुनिया की 6 एजेंसियों में से एक एजेंसी है। ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर इसरो ने दुनिया के बीच अपनी जगह कैसे बनाई, रास्ते में कौन सी अड़चने आई। उसके बाद आज से लगभग 59 साल पहले की 1963 की ये दिन था जब अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। रॉकेट लॉन्च का इतिहास बहुत अद्भुत है, इसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और हमारे देश के साइंटिस्ट पर गर्व करने लग जाएंगे। आपको बता दूं, तिरुवनंतपुरम का एक छोटा सा गांव थंबा है, और ये वो जगह है जहां से हमारे मॉडर्न एज स्पेस की शुरुआत हुई। पहले रॉकेट लॉन्च के बाद यह गांव एक स्पेस सेंटर बन गया। इसका नाम था इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, यानी ERLS। बाद में नाम बदलकर साराभाई स्पेस सेंटर DSSC रख दिया गया। इस समय यह समुद्र के किनारे बसा छोटा सा गाँव ही था, तो कहीं से भी रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर नहीं लगता था। लेकिन कुछ तो बात होगी ना इस जगह में, हमारे साइंटिस्ट इंडिया के स्पेस फाउंडर विक्रम साराभाई का दिल जीत लिया होगा। आपको बता दें, इस गांव में एक सेंट मैरी मेडिकल नाम का एक ट्रस्ट हुआ करता था। इस जगह ये बना हुआ था और ये घनत्व ज्यादा था, और यह बात साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डॉक्टर साराभाई को यह महसूस हुआ कि थंबा उनके पहले रॉकेट लॉन्च के लिए बहुत परफेक्ट जगह होगी। अपने इसी भरोसे को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साराभाई और उनके साथी, जिसमें से एक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम भी शामिल थे। डॉक्टर कलाम और साराभाई ने थंबा के लोगों से परमिशन मांगी कि हम इस जगह को पहले रॉकेट लॉन्च के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और सभी थंबा के लोगों ने थंबा गांव को रॉकेट लॉन्चिंग के लिए दे दिया, और चर्च को साइंटिस्ट का वर्कशॉप बना दिया गया। और जहां पर थंबा के लोगों के जानवर बंधा करते थे, जगह को लैब में बदल दिया गया। आप खुद ये सोचिए कैसे कुछ साइंटिस्ट लोगों ने छोटे से गाँव में सुविधाओं के कैसे पहले रॉकेट असेंबल किया होगा। उस समय रॉकेट लॉन्चिंग के सभी तरह के इक्विपमेंट साइकिल या बैलगाड़ी से स्पेस सेंटर तक ले जाया करते थे। हालांकि उस समय लॉन्चिंग का सामान नासा से मंगाया गया था। फिर साराभाई ने यंग साइंटिस्ट लोगों की एक टीम निकालकर अच्छे से ट्रेन किया। फिर 6 महीने के अथक प्रयास से वो दिन आ गया जब भारत अपने पहले रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार था। आपको बता दें, जैसे ही रॉकेट को सेटअप किया गया तभी लॉन्च पैड लुढ़क गया, क्योंकि हवा का दबाव काफी तेज था। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह भी थी कि भारत ने पहले रॉकेट लॉन्च के लिए नारियल के पेड़ों का इस्तेमाल किया था और नारियल के पेड़ों को लॉन्चिंग पैड बनाया था। और जैसे ही रॉकेट लॉन्च किया जा रहा था, अभी हाइड्रोलिक ब्रेन में रिसाव होने लगा। जैसे तैसे करके रॉकेट की सभी प्रॉब्लम को ठीक किया गया। रॉकेट लॉन्च के लिए से सेटअप किया गया। जैसे ही ये प्रॉब्लम ठीक हुई, लॉन्चिंग रिमोट खराब हो गया। साइंटिस्ट ने ये प्रॉब्लम भी ठीक कर दी, और आखिर वह दिन आ गया था जब लोगों को अलार्म सुनाई दिया, पास की जगह को खाली कर दिया जाए। ठीक शाम के 6:25 पर अंतरिक्ष की उड़ान के लिए रॉकेट छोड़ दिया गया। इसके साथ ही भारत ने स्पेस की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। इस कदम में डॉक्टर साराभाई, डॉक्टर कलाम और उनकी टीम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। लॉन्च के अगले दिन डॉक्टर साराभाई ने अपनी टीम को बधाई दी, ने एक सपने के बारे में बताया। उन्होंने कहा था कि भारत का अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो, ताकि बाद में यह सपना इसरो ने पूरा किया। आपको बता दूं, हम रॉकेट स्पेस में क्यों छोड़ते हैं? हमारा मिशन है कि हम ऐसे वाहनों को स्पेस में भेजें आसानी से हमें दूसरे ग्रहों पर ले जाएं, और वहां पर हमें जीवन की खोज के लिए सहायता प्रदान करें। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि हम पूरी पृथ्वी को संचार माध्यम से जोड़े रखें। हम चाहते हैं कि मौसम की आगामी भविष्यवाणी को पहले ही समझा जा सके, और देश विदेश में होने वाली कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, तूफान, सबके बारे में पहले ही पता लगाया जा सके। जानेंगे इसरो की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ। सन 20 अप्रैल 1975 को पहली बार वैज्ञानिकों ने अपने उपग्रह लॉन्च किया। इसे आर्यभट्ट के नाम से पुकारा गया। इसे रूस के वैज्ञानिकों की सहायता से लॉन्च किया गया। लॉन्च की सफलता से कई सारे देशों ने भारत को बधाई दी। सन 2019 तक इसरो द्वारा 150 से भी अधिक सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसमें से ज्यादातर सैटेलाइट अमेरिका, रूस जैसे बड़े बड़े देशों ने भारत से सहायता दी है। इसके बदले इसरो ने 500 करोड़ से भी अधिक एक मोटी रकम का मुनाफा हुआ है। इसरो को सबसे बड़ी उपलब्धि तब मिली, चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर
2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था और यह यान पृथ्वी से छोड़ा गया था। इसे धरती से चंद्रमा तक पहुंचने में 5 दिन का समय लग गया और चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होने के लिए कम से कम 15 दिन का समय लग गया। चंद्रयान-1 ने 10 महीने तक काम करने के बाद अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का चंद्रयान-1 से पूरी तरह से संपर्क टूट गया और चंद्रयान-1 सक्सेस न हो पाया। लेकिन चंद्रयान-1 अपना 95% काम पहले ही पूरा कर चुका था। चंद्रयान-1 ने भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता दी थी क्योंकि चंद्रयान-1 ने विश्व को बताया कि चांद पर पानी है और इसके साथ भारत पहला देश बन गया जिसने पता किया कि चांद पर पानी है। लेकिन इसके 10 साल बाद कड़ी मेहनत करके भारत ने फिर चंद्रयान-2 का निर्माण किया जो कोई खास तरीके से काम नहीं कर पाया और यह पूरी तरह से सफल रहा। चांद की यात्रा करने के बाद इसरो ने मंगल की यात्रा 2013 में की। मिशन मंगल के नाम से जाना जाता है। मिशन मंगल की यात्रा 98 दिन तक रही। 24 सितंबर सन 2014 को भारतीय इतिहास का वो दिन था जब मंगलयान को पूरी तरह से कक्षा में स्थापित करके इसरो ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। सन 2013 तक कोई भी देश मंगलयान मिशन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया था, इसलिए इतिहास के पन्नों में भारत ने अपना नाम नंबर पर दर्ज कर लिया। लेकिन अब वर्तमान में भारत ने चंद्रयान-3 के साथ एक बार फिर चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की कोशिश की है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों ने जुलाई सन 2023 के दोपहर को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया। इसरो का पिछला मून मिशन चंद्रयान-2 आखिरी दौर में फेल हो गया था। चंद्रयान-3 को पिछली गलतियों से सबक लेकर डिजाइन किया गया है। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। केवल अमेरिका, रूस, चाइना ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। चंद्रयान-3 को चंद्रयान-2 की गलतियों से सुधार कर बनाया गया है। चंद्रयान-3 को बनाने में 615 करोड़ रुपए का खर्चा आया। चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान है। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान-3 को धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालेगा, फिर तेजी से चांद की ओर बढ़ेगा। इसके साथ ही लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत दुनिया का पहला देश होगा जो चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा। और साउथ पोल पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है और चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर यहाँ पर ही लैंडिंग क्यों करेगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। चंद्रमा के साउथ पोल का कुछ एरिया लगातार अंधेरे की आगोश में रहता है क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल ही नहीं पहुँच पाती और वहाँ इतना गहरे गहरे गड्ढे हैं जिसमें आज तक रोशनी की एक भी किरण नहीं पहुँच पाई। कुछ गड्ढे तो इतने गहरे हैं कि अगर ऊपर एक 10 बुर्ज खलीफा को भी खड़ा कर दिया जाए तो उनकी गहराई कम रह जाए। और आपको बता दें कि चंद्रमा के साउथ पोल का तापमान -235 डिग्री तक नीचे चला जाता है। इतने कम तापमान में न सिर्फ किसी मशीन का काम करना बल्कि मशीन के सेंसर भी काम करना बंद कर देते हैं। बल्कि चंद्रमा के साउथ पोल पर तमाम तरह के क्रेटर्स होने की वजह से लैंडिंग करना वहाँ पर और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि लैंडिंग के बाद मिट्टी और धूल के कण लैंडर के सेंसर में घुस जाते हैं जो हमें सूचना प्रदान करते हैं। लेकिन इस वजह से लैंडिंग कर पाना और भी मुश्किल होगा। और चांद का साउथ पोल अपने आप में एक रहस्यमयी और न जाने कितने राज अपने सीने में छुपाए हुए है। वैज्ञानिकों को लगता है चंद्रमा के साउथ पोल पर वाटर आइस बर्फ मौजूद है। खैर हम कामना करेंगे कि चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर अपने कर्तव्य में सफल रहे और भारत उन देशों की श्रेणी में आए जो अब तक चांद पर सफल हुए हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।